स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि होगी दुगनी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का ऐलान। आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं को मिलेगी मुफ्त बीमा सुरक्षा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाने का फैसला 1 अक्टूबर से होगा लागू। एड्स के मरीजों के साथ भेदभाव करना अब दंडनीय अपराध। केंद्र सरकार ने HIV एड्स अधिनियम 2017 की जारी की अधिसूचना। भेदभाव करने पर होगी 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में 2 लश्कर आतंकी ढेर। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। रूस और चीन का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। वोस्तोक 2018 युद्धाभ्यास में 3 लाख सैनिकों के अलावा शामिल होंगे 1000 एयरक्राफ्ट, 80 से ज्यादा युद्धपोत। राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित बैठक से पहले अभ्यास। और ओवल टेस्ट का आखिरी दिन आज। टीम इंडिया के सामने टेस्ट बचाने की चुनौती। 3 विकेट खोकर 58 रन से आगे खेलने उतरेगी टीम इंडिया। KL राहुल और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशा, ANM और आंगनबाड़ी के लाखों कार्यकर्ताओं से संवाद में उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने का ऐलान किया। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले मानदेय को भी बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार ने तय किया है कि आप जो आशा कार्यकर्ता हैं, जिनको प्रोत्साहन राशि मिलती रहती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो अब आज जो मिलती है उसको डबल करने का, 2 गुना करने का हमने फैसला लिया है। इतना ही नहीं, सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं, हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से, ये मैं अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं, पहले मैंने आशा वालों के लिए कहा। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले, कहीं उसको मानदेय कहते हैं, कहीं उसको मानधन कहते हैं, उसको भी हमने बढ़ाने का फैसला किया है। जिनको अब तक 3000 रुपया मिलते थे, उनको अब 4500 रुपया मिलेंगे। जिनका मानदेय 2250 रुपये था, उसको बढ़ाकर 3500 रुपये किया गया है। और ये सब केंद्र सरकार का मैं बोल रहा हूं, मैं राज्य सरकार नहीं बोल रहा हूं। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 1500 की जगह पर 2250 रुपये मिलेंगे। इतना ही नहीं, पोषण अभियान के तहत ICDS, CS जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने पर 250 से 500 रुपये तक का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है, जो कार्यकर्ता के उत्तम प्रदर्शन के आधार पर उनको विशेष रूप से मिलेगा। ये बढ़ा हुआ मानदेय हो, बढ़ा हुआ मानधन हो या बढ़ी हुई प्रोत्साहक राशि हो, ये सब कुछ अगले महीने से ही यानी
1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। एचआईवी एड्स के मरीजों के साथ भेदभाव करना अब अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसा करने वालों को 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एचआईवी एड्स अधिनियम 2017 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 सितंबर से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। एचआईवी एड्स अधिनियम 2017 को अप्रैल में पारित किया गया था। हालांकि अधिनियम पारित होने के बाद भी इसे लागू न किए जाने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया था। अधिनियम के लागू हो जाने के बाद एचआईवी या एड्स पीड़ितों को संपत्ति में पूरा अधिकार और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हर मुमकिन मदद मिल सकेगी। अधिनियम में साफ किया गया है कि इस तरह के मरीजों से भेदभाव को अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। रेलवे रेल सहयोग नामक एक अलग पोर्टल के जरिए निजी कंपनियों को स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अपना CSR कोष से धन देने के लिए आमंत्रित करेगा। रेल मंत्री आज पोर्टल की शुरुआत करेंगे। कंपनियां स्टेशनों पर शौचालयों के निर्माण, निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराने, नागरिकों की ई-सेवा के लिए कियोस्क बनाने, प्लास्टिक की बोतल को नष्ट करने वाली मशीन, स्टील की बेंच और कूड़ादान और यात्रियों की सहूलियत के लिए अन्य सुविधाएं लगाने के लिए अपने CSR कोष का इस्तेमाल कर सकेंगी। कंपनी कानून में अप्रैल 2014 में किए गए संशोधन के मुताबिक 10 अरब रुपए से अधिक के सालाना राजस्व वाली कंपनियों को अपने कुल लाभ का 2% परोपकार के लिए देना होता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश में इथेनॉल प्लांट लगाने जा रही है, जिससे तेल की कीमतों में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय इथेनॉल बनाने के लिए देश में 5 संयंत्र लगा रहा है, जहां गेहूं, धान के भूसे, गन्ना और नगरपालिका के कचरे से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इससे डीजल 50 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ की बायोफ्यूल नीति की तारीफ करते हुए कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए छत्तीसगढ़ अपने बायोफ्यूल के जरिए बड़ी भूमिका निभा सकता है। और हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देश में 5 प्लांट डाल रही है इथेनॉल बनाने की। वो इथेनॉल बनेगा आपके क्या पैरा से, बाम्बू से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से, जंगल में जो भी होगा, और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। पैसा इंपोर्ट नहीं होगा तो किसानों के घर में और वनवासियों और आदिवासियों के घर में जाएगा। छत्तीसगढ़ में जटरोपा है, रतन जोत है, मोह है, साल है, करंज है। जंगलों में बसी हुई हमारी नॉन एडिबल ऑयल सीड, अखाद्य तेलबिया, हमारे वनवासी तेल निकालेंगे और रायपुर, बिलासपुर, ध्रुव में फैक्ट्री लगेगी और हवाई जहाज चलने वाली बायोफ्यूल यहां निर्माण होगी और हमारे वनवासी बंधुओं को करोड़ों रुपए की कमाई होगी और उनको रोजगार मिलेगा। यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार की सोच है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान में आज से अपने चुनावी दौरों की शुरुआत की है। जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष ने पूजा अर्चना की। अमित शाह नगर निगम, नगर निकाय, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और आने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल की चर्चा करेंगे। अमित शाह का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जोर पकड़ रही है। विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव करवाने और चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम आज राज्य का दौरा करने वाली है। निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा के नेतृत्व में ये टीम सभी राजनीतिक दलों और परिवहन, आबकारी और आयकर विभाग के अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें करेगी। ये टीम राज्य की चुनावी तैयारियों के बारे में स्थिति का आकलन करके मुख्य चुनाव आयुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी। निर्वाचन आयोग का दल सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ कल बैठक करेगा और मौजूदा स्थिति, मतदाता सूची, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन और आवश्यक चुनाव कर्मियों और पुलिसकर्मियों की संख्या के बारे में जानकारी लेगा। तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने विधानसभा को
भंग करके जल्द चुनाव कराने की मांग की है। देश के ज्यादातर शहरों में कूड़े का पहाड़ स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। एनजीटी ने कचरा प्रबंधन को गंभीर चुनौती बताते हुए इससे तत्काल निपटाने को जोर दिया है। एनजीटी ने देश भर में कूड़े को इको फ्रेंडली तरीके से निपटाने की निगरानी के लिए 3 समितियां नियुक्त की हैं। अपने फैसले में एनजीटी ने कहा है कि सभी राज्यों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 का पूरी तरह से पालन करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के हैं। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। सेना को खुफिया इनपुट से इनकी मौजूदगी की जानकारी मिली थी। दिल्ली के निवासियों को अब कई तरह की सरकारी सेवाएं उनके घर पर मिलेंगी। इसके लिए उन्हें ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसमें जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पानी का नया कनेक्शन जैसी 40 सुविधाएं शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार से डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस योजना शुरू कर दी है। तालियों की गड़गड़ाहट से इस ऐतिहासिक क्षण को दिल्ली सरकार के दफ्तरों पर अब लोगों को लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए सार्वजनिक सेवाओं का लाभ घर तक पहुंचाने की सुविधा शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के द्वारा आपका आवेदन स्वीकार किए जाने पर, जैसा भी मंत्री जी ने बताया कि अगले महीने 30 सर्विसेज और फिर 1-2 महीने के बाद और 30 सर्विसेज, लेकिन केवल ये 100 सर्विसेज पे निर्भर नहीं होगा। एक तरह से धीरे धीरे करके पूरी गवर्नेंस को हम चाहते हैं कि किसी को भी सरकार में आने की जरूरत ना पड़े, सरकार हर एक के घर जाके उनका काम करे। इन सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली के नागरिकों को 24 घंटे काम करने वाले कॉल सेंटर नंबर 1076 पर कॉल करना होगा। इसमें घर पर मुलाकात का समय लेने के साथ शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। सरकार ने पहले चरण में ड्राइविंग लाइसेंस, पानी और सीवर के नए कनेक्शन, शादी का पंजीकरण, पेंशन स्कीम जैसी 40 सार्वजनिक सुविधाओं के कागज घर तक पहुंचाने की शुरुआत की है। आवेदक को अपने काम के लिए सिर्फ 50 रुपए देने होंगे। सरकार के मुताबिक सालाना 25 लाख लोगों को डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। इस स्कीम पर सालाना 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जो मोबाइल सहायक भी रहते हैं उनके पास भी सिटीजन का नंबर नहीं जाती है, उनके पास ऑफिसर्स की भी नंबर नहीं रहती है। उनका काम यही रहता है कि उनका मोबाइल टैब जो है उसमें से ही काम करना है। मोबाइल टैब के दौरान उनको सारे रजिस्ट्रेशन करवाना है, पंजीकरण करवाना है, सारे आपको रिक्वेस्ट, पैसा वहीं से आपको कलेक्ट करना है और उनको सर्विस पहुँचाना है। आम आदमी पार्टी सरकार अगले कुछ महीनों तक इसमें और सेवाएं जोड़ेगी। जल्द ही राशन की होम डिलीवरी की भी शुरुआत की जाएगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटम, प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य। जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल भारत और बांग्लादेश की 3 संयुक्त परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए खास कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच 2 रेलवे और 1 बिजली ट्रांसमिशन ग्रिड परियोजना का उद्घाटन हुआ। रेलवे परियोजनाओं में कुलौरा शहबाजपुर सेक्शन के पुनर्निर्माण और अखौरा अगरतला रेल कनेक्टिविटी परियोजना शामिल है। इस दौरान भारत की ओर से बांग्लादेश को 500 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन लाइन की शुरुआत भी हुई। इसके बाद भारत से बांग्लादेश को अब कुल 1.16 गीगावाट बिजली दी जाएगी। इस संयुक्त परियोजना के उद्घाटन के मौके पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब भी शामिल रहे। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पड़ोसी देशों के लीडर्स के साथ पड़ोसी जैसे ही संबंध होने चाहिए।
जब मन किया तो बात होनी चाहिए, जब चाहे विजिट होने चाहिए। इन सब विषयों पर हमें प्रोटोकॉल के बंधन में नहीं रहना चाहिए। और यह निकटता प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ मेरे संपर्क में साफ साफ दिखाई देती है। आज हमने अपनी पावर कनेक्टिविटी बढ़ाई है और रेलवे कनेक्टिविटी को और अधिक गहन करने के लिए 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। বাংলাদেশের বিষয় সবসময় যে ঐক্যবদ্ধ হয় ধর্মমত নির্বিশেষে এটাই প্রমাণ হয়েছে। কাজে সেজন্য ভারতের পার্লামেন্টের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্যান্য সমস্যাগুলিও আমরা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি। কাজে আমরা আশা করি আমাদের এই বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আগামীতে আমি আশা করি যে আমরা এই দুই দেশের জনগণের সামনে আর অনেক অনেক নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র বাস্তবায়ন করে তাদের সামনে উপস্থিত হতে পারবো। We have always been joined together by geography and culture. Today we will be joined even closer together by electric power and railway lines. Once again, this is a historic day for the friendship between our peoples. I congratulate all those associated with these projects and thank our leaders once again for their guidance in this regard. श्रीलंका के संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर कारू जयसूर्या ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य स्तर और स्थानीय निकाय स्तर के द्विपक्षीय पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ेगा और दोनों देशों के नागरिकों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे। संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। श्रीलंकाई संसद सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कल लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी मिला। संसद सदस्यों ने भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। बातचीत में श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपने अनुभव भी साझा किए। अफ्रीका में पैन अफ्रीका ई नेटवर्क स्थापित करने के इरादे से विदेश मंत्रालय ने कल टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। इस परियोजना के दूसरे चरण के तहत अफ्रीका में टेली एजुकेशन, ई विद्यार्थी और टेलीमेडिसिन, ई आरोग्य भारती सुविधा पर जोर दिया जा रहा है। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत सभी देशों के लाभ के लिए मुक्त समुद्र बनाए रखने को लेकर अफ्रीका के साथ काम करेगा। उन्होंने जोर दिया कि दोनों पक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि अफ्रीका महादेश फिर से प्रतिद्वंदी महत्वाकांक्षाओं का मंच न बने। पहले चरण में 2009 से 2017 तक 48 अफ्रीकी देशों को टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन की सुविधा दी गई। दूसरे चरण में इससे 4000 विद्यार्थियों को लाभ होने की उम्मीद है। We will support our industry to invest in Africa. We will harness India's experience with digital revolution to support Africa's development. And today's e-network project is a manifestation of that commitment. This will also equip the youth of Africa to take their place in the digital age. We will work with Africa to improve their agriculture as well as address the challenges of climate change and adopt clean and efficient energy sources. Sharing of expertise between India and African states in the key areas of tele-education, telemedicine, voice over IP, infotainment, resource mapping, meteorological services, e-governance, and e-commerce. It is a very big and ambitious project. The project is also of strategic importance to both India and Africa. It is a very crucial project in the framework of South-South cooperation, and if fully implemented, would go a long way to bridge Africa's digital divide. लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान के दौरान हवा में ही ईंधन भरने का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। ये परीक्षण देश में पहली बार किया गया। इस परीक्षण से भारत उन चंद देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी क्षमता है जो अपने लड़ाकू विमानों में उड़ान के दौरान दूसरे विमान से ईंधन भर सकते हैं। करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर वायुसेना के IL-78 के ईंधन भरने वाले टैंकर से तेजस LSP-8 में 1900 किलोग्राम ईंधन भरा गया। कुछ दिन पहले वायुसेना ने रूस निर्मित IL-78 MKI टैंकर का इस्तेमाल करते हुए हवा में ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया था। ग्वालियर में स्टेशन से HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारी सभी मानकों पर करीबी से नजर रखे हुए थे। ईंधन भरे जाने के दौरान तेजस विमान की रफ्तार 270 नॉट थी।
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस उपलब्धि के लिए भारतीय वायुसेना, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित दूसरी एजेंसियों को बधाई दी है। महाराष्ट्र में पुणे के नजदीक औंध में सोमवार को बिम्स्टेक देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास की भव्य शुरुआत हुई। सेना के मुताबिक इसका उद्देश्य बिम्स्टेक देशों को आतंकवाद के खिलाफ अभियानों के लिए योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित करना है। अभ्यास में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका शामिल हैं। यह अभ्यास 16 सितंबर तक चलेगा। संयुक्त अभ्यास का शुभारंभ सदस्य देशों की सैन्य टुकड़ियों की परेड के साथ हुआ। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट भी किया। हेलीकॉप्टरों पर संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रहे देशों के राष्ट्रध्वज लगे हुए थे। नेपाल इस अभ्यास में हिस्सा नहीं ले रहा है। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, दुनिया भर में एक बार फिर अपना लोहा मनवाने के मकसद से रूस अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में रूस और चीन के करीब 3 लाख सैनिक भाग लेंगे। आज से शुरू होने जा रहे वोस्तोक 2018 युद्धाभ्यास में 3 लाख सैनिकों के अलावा 1000 एयरक्राफ्ट, 80 से ज्यादा युद्धपोत, जंगी जहाज और ड्रोन हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 36,000 टैंक और दूसरे हाईटेक आर्मी व्हीकल भी इसका हिस्सा बनेंगे। रूस वोस्टोक 2018 के जरिए स्कैंडर मिसाइल, T-80 और T-90 टैंक के साथ Su-34 और Su-35 लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन करेगा। यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब रूस पर यूरोपीय संघ और यूक्रेन और सीरिया में चल रहे संघर्ष में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा है। इससे पहले रूस ने 1981 में 1.5 लाख सैनिकों के साथ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया था। और अब बात खेलों की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला ओवल मैदान में खेला जा रहा है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत की टीम ने 3 विकेट खोकर 58 रन बना लिए हैं। केएल राहुल और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद हैं। मेजबान टीम ने भारत को जीत के लिए 464 रनों का लक्ष्य दिया है। भारत को अभी 405 रनों की जरूरत है, जबकि सिर्फ 7 विकेट हाथ में हैं। चौथे दिन कुक ने 147 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। इस शतक के साथ कुक दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं जिसने अपने पहले और आखिरी टेस्ट में शतक लगाया है। 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। ये भाषण और विवेकानंद तब से एक दूसरे के पूरक हो गए। इस भाषण में विवेकानंद ने जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया वो था भारतीय वेदों में छिपा विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश। इस भाषण की 125वीं वर्षगांठ के मौके पर आज कोयम्बटूर में होने जा रहे कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो के धर्म संसद में अपना भाषण शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। आइए सुनते हैं उनके भाषण के कुछ अंश। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से आता हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आया है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशजों की हठ धर्मता ने लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है।
इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और कितने देश मिटा दिए गए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। आज भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की जयंती है। विनोबा भावे स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। आज ही के दिन 1895 को कोलाबा जिले के गाकुड़ा गांव में जन्मे विनोबा भावे का असली नाम विनायक नरहरि भावे था। आज़ादी के बाद विनोबा भावे ने भारत में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत की। इस क्रम में भूदान और सर्वोदय आंदोलन बहुत प्रभावी रहे। विनोबा भावे ने अपने प्रवचनों में गीता का सार बेहद सरल शब्दों में जन जन तक पहुंचाया। 15 नवंबर 1982 को आचार्य विनोबा भावे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के दौरान गरीबों के लिए अपनी भूमि दान करने के लिए लोगों को विश्वास दिलाकर शांतिपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।